तो आज हम इमरजेंसी ड्रग्स में एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देखेंगे। एंटी कन्वल्सेंट मतलब जो कन्वल्जन्स को रोकने में मदद करते हैं। अब एंटी कन्वल्सेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट कंट्रोल करने के लिए काम में आएगा, है ना, जो तुरंत जब बच्चे को झटके आ रहे तो उसको एकदम से कम करेगा, और दूसरा आना नहीं चाहिए इसके लिए रहेगा, है ना। तो एक एक करके सारे ड्रग्स समझेंगे। तो सबसे पहला है मिडाज़ोलम। अब ये जो मिडाज़ोलम है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है। अपने यहाँ पे जो आता है एक फुल सेट के नाम से आता है, एक मिडास के नाम से आता है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से मिडाज़ोलम नाम का मेडिसिन आता है। अब इसमें जो कंटेंट है वो अलग अलग रह सकता है। जैसे इसका वायल है तो ये वायल का कंटेंट कितना है, 1 ml में 1 mg, है ना। और एक इसके छोटे एम्प्यूल्स आते हैं उसमें रहता है 1 ml में 5 mg, ठीक है। तो जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको ईच ml क्या है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट है इसका 1 ml = 1 mg। अभी इसका डोज क्या है, इसका डोज आता है 0.1 mg to 0.2 mg पर kg से। तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो 0.1 mg के हिसाब से उसको 1 mg आएगा, या फिर 0.2 के हिसाब से 2 mg आएगा, ठीक है। सो 1 to 2 mg आप 10 किलो के बच्चे को दे सकते हैं। तो इजी कैलकुलेट करने के लिए हमने कैसे बना दिया, क्योंकि 1 ml में 1 mg है तो 0.1 ml पर kg हमने कर दिया। तो जैसे 10 किलो का बच्चा है तो 1 ml, ठीक है। तो पहला डोज आपको 0.1 ml से देना है, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो आप 0.1 ml और दे सकते हैं, क्योंकि डोज का रेंज क्या है 0.1 ml to 0.2 ml पर kg। लेकिन ये वायल का कैलकुलेशंस है। अगर समझो एम्प्यूल है तो उसमें 1 ml में कितना है 5 mg है, तो आपको पहले उसका डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.1 mg पर kg से, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। अगर 10 किलो का बच्चा है और 0.1 mg पर kg से देना है तो उसका डोज कितना आया 1 mg, और 1 mg को देना है तो अपने को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 1 ml में 5 mg है तो 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 ml। समझा, ये चीज़ समझी। जब भी आप डोज कैलकुलेट कर रहे हो और आपको ml में कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि डोज तो mg में रहेगा, और आपको अगर ml में कैलकुलेट करना है तो 1 ml में कितना ड्रग कितना mg है उससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, 10 किलो का बच्चा है 0.1 mg पर kg के हिसाब से उसका डोज आएगा 1 mg, लेकिन 1 ml में 5 mg है तो हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 mg को। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 ml। अगर कैलकुलेटर करके कर सकते हैं, अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है तो अपना कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हैं, है ना। 0.2 ml के करीब आएगा। ये स्टैट डोज हो गया, है ना। समझा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन कभी कभी हमको मिडाज़ोलम की ड्रिप भी लगती है, तो मिडाज़ोलम की ड्रिप कैसे बनाते हैं, उसका डोज है 0.1 mg पर kg पर आवर, है ना। मिडाज़ोलम का ड्रिप का डोज क्या है 0.1 mg पर kg पर आवर। ये कौन सा डोज है, ये बच्चे को सीडेट करने का डोज है। वेंटिलेटर पे है बच्चा, आप चाहते हैं कि बच्चा फाइट ना करे तो उसको 0.1 mg पर kg पर आवर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डोज कैलकुलेट करके ड्रिप कैसे बनाना है ना, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय जितना बच्चे का वजन है मल्टीप्लाइड बाय 24 क्यों, क्योंकि ये पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे का कैलकुलेट कर लो, उतना डाइल्यूशन बना के उसको लगा दो, है ना। ये अपन ने ड्रग डोजेस कैलकुलेशन सीखा है, जो टॉपिक अपन ने लिया था उसमें काफ़ी डिटेल में इसको सीखा है। जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जब रहता है, जैसे बच्चों को कन्वल्जन्स आ रहे हैं और उसके लिए अगर आप मिडाज़ोलम यूज़ कर रहे हैं तो उसका डोज बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, है ना। 0.1 mg पर kg पर आवर से आप शुरू कर सकते हैं। उससे अगर कन्वल्जन कंट्रोल नहीं होते तो आपको 0.2, 0.3, 0.4 तक के जा सकते हैं। 0.4 mg पर kg पर आवर तक के आप इसका डोज लगा सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या आता है, क्या बोलते हैं इसको देते वक्त सब लोग क्या बोलते हैं, फास्ट मत दो, है ना, स्लो दो, डाइल्यूट करो और स्लो दो। क्यों, क्योंकि अगर आपने फास्ट दे दिया तो बच्चा एकदम से सीडेड होकर सांस भी रोक सकता है ना। तो इसलिए इसको डाइल्यूट करके स्लोली देना चाहिए। दूसरा, अगर आपने इसका इन्फ्यूजन लगा के रखा है और हाई डोज में जा रहा है तो बच्चा सांस नहीं लेगा ढंग से, वो इंट्यूबेट होने के चांसेस रहते हैं, है ना।
तो जनरली जो स्टेटस एपिलेप्टिकस के बच्चे हैं जिनको मिडाजोलम का हायर डोजेस लगते हैं ड्रिप में, उनको हमको पहले इंट्यूबेट करना पड़ता है। वो इंट्यूबेट पे रहने के बाद में वो अच्छे से काम कर सकता है। तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपने को ध्यान देना है। ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, क्योंकि ये सांसों की गति को कम करता है। दूसरा क्या साइड इफेक्ट है इसका? दूसरा साइड इफेक्ट ये है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो भी रहते हैं आते हैं बोलते हैं मिडाजोलम मत दो, है ना। जो भी कार्डियक के पेशेंट्स पोस्ट ऑपरेटिवली अपने पास आते हैं सब लोग क्या बोलते हैं, मिडाजोलम मत दो। क्यों? क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी थोड़ा सा सप्रेस करता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो मिडाजोलम जब भी देते हैं तो मिनिमम डोज में देना है, और हमको उसका रेस्पिरेशन भी मॉनिटर करना है और उसका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना है ना। तो जब भी पेशेंट मिडाजोलम पे है तो हमको उसके वाइटल्स में ये दो चीज़ें देखनी है। अब इसका क्या फ़ायदा है, ये शॉर्ट एक्टिंग है। जैसे दे दिया तो 1-1.5 घंटे में इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर के लिए आपने मिडाजोलम दिया तो 1-2 घंटे में पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम किसी पेशेंट का लंबा पंक्चर करते हैं और उसको मिडाजोलम देते हैं तो बोलते हैं 2 घंटे के बाद फीड देना। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में बच्चा उठ के बैठ जाता है, ठीक है। अब नुकसान क्या है, अगर आपने कन्वर्जन के लिए दिए है तो उसका इफेक्ट 2 ही घंटे के लिए रहेगा। हो सकता है 2 घंटे बाद बच्चा फिर से कन्वर्जन मारे, समझे। तो ये शॉर्ट एक्टिंग है ना, शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन क्विक एक्शन है, देते बराबर इफेक्ट आ जाता है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है कि थोड़ी देर में फिर से आपको डोज रिपीट करना पड़ता है। इसलिए अपना डोज कितना आता है, 0.1 mg पर kg पर आवर, मतलब हर घंटे में आपको 0.1 mg पर kg के हिसाब से डोज जाना चाहिए। तो मिडाजोलम अपना शॉर्ट एक्टिंग है और क्विक एक्टिंग है, देते बराबर उसका इफेक्ट आता है। अब ये मिडाजोलम के ही ग्रुप का दूसरा ड्रग है लोराज़िपम। तो इसका डोज भी 0.1 mg पर kg है, 0.1 mg पर kg स्टैट डोज देते हैं। इसका ड्रिप नहीं लगाते अपन, हम इसका सिर्फ स्टैट डोज देते हैं कन्वर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए। अब इसको अगर हम देखें तो 1 ml में ये 2 mg है। मिडाजोलम कितना था, 1 ml में 1 mg था, ये 1 ml में 2 mg है। तो हमको किस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका डोज 0.1 mg पर kg के हिसाब से देना है। अगर समझो 10 किलो का बच्चा है तो कितना है उसको डोज देंगे हम 0.1 के हिसाब से 1 mg, मतलब कितना ml देना पड़ेगा, 1 ml में 2 mg है, 1 mg देना है तो कितना देना पड़ेगा, 0.5 ml। अब लोराज़िपम और मिडाजोलम में क्या डिफरेंस है, ये भी क्विक एक्टिंग है। अगर बच्चे को कन्वर्जन आ रहे हैं और आपने लोराज़िपम दे दिया तो ये हेल्प करता है कन्वर्जन कंट्रोल करने में, एक्यूटली कंट्रोल करने में, लेकिन ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। जैसे ये 6 घंटा तक के असर रहता है इसका। तो एक बार आपने लोराज़िपम दे दिया तो 6 घंटे तक के इसका असर रहेगा। तो प्रोसीजर के लिए अच्छा है क्या, नहीं। हम क्या चाहते हैं कि प्रोसीजर तक के बच्चा सीडेड रहे, बाद में जल्दी अवेक हो जाए, उसके लिए मिडाजोलम इज़ बेटर। लेकिन अगर समझो बच्चे को कन्वर्जेंस आ रहे हैं और उसके लिए आपको एंटी कन्वल्सेंट देना है तो फिर मिडाजोलम से ज़्यादा बेटर लोराज़िपम है। साथ में इसका एक और फ़ायदा है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन कम करता है एज़ कम्पेयर टू मिडाजोलम। मतलब बच्चे का रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने का चांसेस कम है, उसका ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस कम है। तो जब आपको एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो बेटर है कि आप लोराज़िपम यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू मिडाजोलम। लेकिन प्रोसीजर करना है तो मिडाजोलम इज़ प्रिफर्ड, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे रूटीनली यूज़ होता है वो है लिवेटेरासिटम, है ना। तो ये नया ड्रग है। स्टार्टिंग में ये ड्रग बहुत बाद में यूज़ करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार अगर पेशेंट को कन्वर्जन आए तो भी इसको फर्स्ट लाइन ड्रग करके यूज़ कर रहे हैं अभी। तो इसका क्या फ़ायदा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, है ना। तो वो बहुत अच्छा है, वो सेफ़ है। तो कन्वर्जेंस भी अच्छे कंट्रोल करता है और आपका जो हीमोडायनामिक्स है पेशेंट का या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको भी अफेक्ट नहीं करता। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसका डोज कितना है, इसका डोज दम देते 20 mg पर kg से लोडिंग देते, उसके बाद में 10 mg पर kg पर डोज को बीडी में आप दे सकते हैं। इसको बढ़ा के आप 20 mg पर kg पर डोज बीडी भी दे सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम डोज इसका कितना है, 20 mg पर kg पर डोज बीडी में, है ना। तो बहुत बार
अगर समझो किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस आए हैं, तो हमने देखा है कि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट कभी कभी इसको TDS में भी देते हैं, 10 mg/kg TDS भी देते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अभी ये फर्स्ट लाइन में आ गया, पहले ये ड्रग सेकंड लाइन थर्ड लाइन में था। पहले आते बराबर पेशेंट को ये ड्रग नहीं देते थे, लेकिन ये इतना सेफ है कि इसको अभी फर्स्ट लाइन में ही आ गया है। अब इसका मेन कंसर्न क्या है, जब आप ये दे रहे हैं एंटी कन्वल्सन दे रहे हैं, तो कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है? ये किडनी में से एक्सक्रीट होता है ना। तो जिस पेशेंट के किडनी फंक्शंस खराब है, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिसका यूरिया बढ़ा हुआ है, उसमें ये ड्रग कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, है ना। बहुत से जो नेफ्रोलॉजिस्ट है या फिर न्यूरोलॉजिस्ट है वो अवॉइड करते हैं। जो पेशेंट के रीनल फेलियर का है उसमें वो लोग लिवेरा जो ड्रग है इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये बहुत ही सेफ है। ये ईच ml में है 100 mg, है ना। 1 ml में ये 100 mg है। तो 10 किलो का बच्चा है, तो हमने क्या समझा कि 10 mg/kg पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर 20 mg/kg से आपको लोडिंग देना है। तो 20 mg/kg के हिसाब से कितना हो जाएगा वो 200 mg। तो उसको कितना ml लिवेरा देंगे आप? 2 ml, है ना। सो जितना बच्चे का वेट है उसको 20 mg/kg के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 10 किलो का बच्चा है तो 200 हो गया। 1 ml में 100 है, मतलब 200 देने के लिए हमको 2 ml देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझा। इसके बाद है फिनोबार्बिटोन। अब ये फिनोबार्बिटोन का एक ब्रांड है गार्डिनल के नाम से भी, तो बहुत से लोगों को गार्डिनल ही पता है, उनको फिनोबार्बिटोन पता ही नहीं। इसका कंटेंट क्या है? फिनोबार्बिटोन भी एक एंटी कन्वल्सेंट है और ये बहुत पोटेंट एंटी कन्वल्सेंट है, और इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण से जो 1 महीने के नीचे के बच्चे हैं, 1 महीने के नीचे के बच्चों में ये प्रिफर्ड ड्रग है। बहुत से गाइडलाइंस में हम देखते हैं कि 3 महीने के नीचे के सब बच्चों को पहला फर्स्ट लाइन एंटी कन्वल्सेंट जो उन्होंने बोला है वो फिनोबार्बिटोन बोला है। अब इसका क्या रोल है? एक चीज़ हमको समझना है कि कन्वल्जन जब आ रहे हैं तब फिनोबार्बिटोन देने से हो सकता है कन्वल्जन्स कंट्रोल ना हो, क्योंकि इसका एक्शन आने को टाइम लगता है ना। तो कन्वल्जन्स जब आ रहे हैं तब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रैपिडली एक्टिंग एंटी कन्वल्सेंट लगेंगे, जैसे कि मिडाजोलम और लोराज़ेपाम। लेकिन बाद में कन्वल्जन्स ना आए इसके लिए हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं? फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, है ना, लिविटेरासिटाम और वैल्प्रोएट। किसी पेशेंट्स में हम वैल्प्रोएट भी यूज़ करते हैं, बड़े बच्चों में। तो फिनोबार्बिटोन का डोज क्या है? फिनोबार्बिटोन का डोज है 20 mg/kg लोडिंग डोज, और जो लोडिंग डोज जो रहता है उसको आपको डाइल्यूट करके देना होता है 1 घंटे में। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और फट से फ्लश कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ना। ये रेस्पिरेशन को भी डिप्रेस करता है और बच्चा सीडेट भी होता है। तो बहुत बार बच्चा बहुत दिनों तक के सीडेटेड रहता है क्योंकि उसको फिनोबार्बिटोन शुरू किया है। तो जैसे आपने डोज कैलकुलेट किया, 10 किलो का बच्चा है, आपने कैलकुलेट किया 20 mg/kg। 20 mg/kg के हिसाब से कितना हो गया? 200 mg। 1 ml में ही कितना है? 200 mg है। तो 200 mg देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 ml लेना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के लिए आप उसको 20 ml 30 ml सलाइन लेके उसमें 1 एम्पूल डाल दीजिए और उसको आधे घंटा जाने दीजिए, है ना। तो ये तो समझो 200 mg है तो देना आसान है, लेकिन बहुत ही छोटा बच्चा है। अभी समझो 3 किलो का ही बच्चा है, तो उसका कितना डोज आएगा? 20 mg/kg। तो 3 किलो के बच्चे में आएगा 60 mg। अब 60 mg कैसे देंगे? इसमें से 1 ml में तो 200 mg है, तो 60 mg कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो इसको डाइल्यूट करने का सबसे पहले, तो इसको आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा 10 ml में, है ना। 1 ml ये लेना, 9 ml डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन लेना है। तो 10 ml में फिर 200 mg हो गए, है ना। अब 1 ml में कितना हो गया? फिर 20 mg हो गया। तो आपको अगर 60 mg देना है तो कैसे देंगे? 20 20 20 3 ml, है ना। तो आपको 60 mg देने के लिए ये 200 mg को पहले 10 ml बनाना पड़ेगा, मतलब 1 ml ये और 9 ml डिस्टिल वाटर। तो अब वो 10 ml में 200 mg हो जाएगा, मतलब 1 ml में 20 mg आएगा। तो ऐसे आप जब 3 ml देंगे उस डाइल्यूटेड इसका, तो आप 60 mg देंगे। और वो 60 mg कैसे देना है?
स्लोली देना है। आइदर आप उसको फिर से डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना, 10 ml में 15 ml में स्लोली ओवर हाफ एन आवर आपको देना है। एकदम से पुश नहीं करना है। बहुत बार अगर पुश कर दिया तो एकदम से बच्चे का रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इसका मेंटेनेंस डोज कितना है? इसका मेंटेनेंस डोज है 5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस। अगर 10 किलो का बच्चा है तो कितना आएगा? 5 mg पर kg, 50 mg पर डे। उसको 2 डोजेस में डिवाइड करेंगे तो 25 mg पर डोज बीडी में। ठीक है। तो 25 mg बीडी में उसका 10 किलो के बच्चे के लिए डोज आएगा। अगर 25 mg देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 10 ml में डाइल्यूट करना पड़ेगा। फिर 1 ml में कितना आ रहा है? 20 mg आ रहा है। तो 20 mg को आपको अगर 25 देना है तो कितना आएगा डोज उसका? 1.1 ml के करीब, है ना, 1.2 ml के करीब में आपका डोज आएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको डोजेस कैलकुलेट करने हैं फिनोबार्बिटोन के लिए। अब ये फिनोबार्बिटोन कई और जगह पे, कुछ और जगह पे भी यूज़ होता है कन्वर्जन के साथ साथ। जैसा हमने देखा है कि कुछ जॉन्डिस के बच्चे आते हैं, है ना, जॉन्डिस के बच्चे आए तो उनमें कभी कभी एंजाइम इंडक्शन के लिए, मतलब जो बिलिरुबिन बन रहा है लेकिन वो लीवर में उसको कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना। हमने क्या समझा था कि शरीर में बिलिरुबिन बनता है, लीवर उसको कॉन्जुगेट करके यूरिन में से और पॉटी में से बाहर निकाल देता है। तो अगर ये कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉन्जुगेशन बढ़ाने में भी फिनोबार्बिटोन का रोल है। इसलिए जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं कभी कभी उनको भी फिनोबार्बिटोन दिया जाता है। दूसरा, जो बर्थ एस्पेक्सिया के बच्चे हैं जिनको ब्रेन डैमेज हुआ है, तो जो पुराने जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो फिनोबार्बिटोन यूज़ करते थे ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट के लिए, कि ब्रेन को डैमेज बचाने के लिए उनको ऐसे कुछ स्टडीज़ में स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि फिनोबार्बिटोन काम करता है। अभी वो थ्योरी नहीं चलती, लेकिन बहुत से यूनिट में अभी भी जो बर्थ एस्पेक्सिया के बच्चे हैं उसमें फिनोबार्बिटोन यूज़ किया जाता है। अगर बच्चे को कन्वर्जन आया तो डेफिनेटली ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? फिनोबार्बिटोन। तो लेस देन 3 मंथ्स के जो बच्चे रहते हैं उसमें अगर कन्वर्जन्स कंट्रोल करने के लिए हमको मेडिसिन देना है तो वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा फिनोबार्बिटोन। ठीक है। इसका क्या प्रॉब्लम है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? एक तो ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस करता है, थोड़ा सा इससे बच्चा सुस्त हो जाता है, तो एक्टिविटी एकदम से डिप्रेस्ड हो जाती है। तो बहुत बार हमने कुछ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रह सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते कि फीडिंग भी ढंग से नहीं लेते। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार आपको फिनोबार्बिटोन स्विच भी करना पड़ता है, या फिर बहुत से बच्चों में 2-3 दिन के बाद में इनका एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, लेकिन जो सिडेशन पार्ट है वो निकल जाता है, मतलब 3 दिन के बाद में फिर वो इतने सिडेटेड नहीं रहते। ठीक है। इसके बाद में कौन सा ड्रग आता है? वो फिर आता है फेनिटोइन, है ना। फेनिटोइन को डायलेंटिन के नाम से भी आता है, फेनिटोइन के नाम से भी आता है। तो इसका कंटेंट क्या है? इसका कंटेंट है 1 ml में 50 mg। इसका डोज पूरा का पूरा सेम है फिनोबार्बिटोन के जैसे, 20 mg पर kg लोडिंग डोज है, और जो मेंटेनेंस डोज है 5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस। तो जैसा हमने फिनोबार्बिटोन के डोजेस कैलकुलेट किए थे वैसे ही इसके भी डोजेस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसके डाइल्यूशन अलग रहेंगे। अगर 1 ml में 50 mg है और हमने समझा था कि समझो 10 किलो का बच्चा है और आपको लोडिंग देना है, तो 20 mg पर kg के हिसाब से 200 हो गया, है ना। और ये 1 ml में कितना है? 50 है। तो इसको आपके कितने ml लेने पड़ेंगे? 4 ml लेने पड़ेंगे। तो आपको 4 ml लेके उसको डाइल्यूट करके ओवर 1 आवर देना पड़ेगा। वही फिनोबार्बिटोन का कितना था? 1 ml में 200 mg था, वहाँ पे आपको 1 ही लेना था। तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके हिसाब से आपके ml कैलकुलेट होंगे। तो अगर समझो ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक ऑलरेडी अपना वीडियो बनाया है अपने, है ना, ये यूनिट का एक वीडियो बना के रखा हुआ है ड्रग डोजेस कैलकुलेशन में, उसमें सारी चीज़ें समझी है, तो वो वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है। तो फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन में क्या फ़र्क है? फेनिटोइन जो है वो मोर देन 3 मंथ्स पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसका मतलब नियोनेट में यूज़ नहीं करते या 3 महीने के नीचे यूज़ नहीं करते, ऐसा है कि नहीं। समझो जो बच्चे का कन्वर्जन समझो फिनोबार्बिटोन से कंट्रोल नहीं हुए तो उसमें फिर सेकंड ड्रग फेनिटोइन यूज़ करते हैं। तो बहुत बार दूसरे यूनिट में लिवेरा को प्रेफरेंस दिया जाता है और उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर फेनिटोइन ऐड करते हैं। तो फेनिटोइन के मोर देन 3 मंथ्स पे ये पहला ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, और लेस देन 3 मंथ्स में ये सेकंड लाइन ड्रग माना जाता है। इसका डिप्रेशन रहता है लेकिन उतना नहीं रहता जितना फिनोबार्बिटोन का रहता है। इसमें भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और थोड़ा सा बच्चा सुस्त होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना फिनोबार्बिटोन में होता है।
तीसरा, जो लीवर डैमेज के पेशेंट्स रहते हैं, क्योंकि लीवर से उसमें थोड़ा सा कॉशियसली हमको यूज़ करना है, ठीक। और जो मिडाज़ोलाम, ये लीवर डैमेज में जो है मिडाज़ोलाम और लोराज़ेपाम, ये ड्रग्स नहीं देने हैं, ठीक है। जो लीवर डैमेज के जो पेशेंट्स रहते हैं, जो हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में आए हैं, उसमें कन्वर्जेंस कंट्रोल करने के लिए आपको ये मिडाज़ोलाम, लोराज़ेपाम, ये ड्रग आपको नहीं देने, वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लिवेरा यूज़ कर सकते हैं ना, लिवेटेरासिटाम को यूज़ कर सकते हैं अगर लीवर डैमेज का पेशेंट है तो फेनिटोइन का क्या प्रॉब्लम है, ये ड्रग यूज़ करते हो क्या चीज़ का ध्यान रखना है, हम रेस्पिरेशन देखेंगे, बीपी देखेंगे साथ में। ये अगर आईवी लाइन आउट है आपका, तो ये एक्स्ट्रावर्सेशन बहुत बुरा करता है। तो फेनिटोइन जब भी आप दे रहे हैं, आउट कैनुला में नहीं जाना चाहिए, आपने कैनुला चेक करना चाहिए, अदरवाइज़ पूरा यहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, या फिर बहुत बार स्किन के अंदर पर्पल पैचेस आ जाते हैं, स्किन को डैमेज करता है। तो ये थोड़ा सा देना है, और इसको डाइल्यूट करके ही देना है, फिनोबार्बिटोन के जैसे, पुश नहीं करना है। फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, लिवेरा, सबको आपको डाइल्यूट करके ओवर 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर देना है।